दोस्तों काफी ढूंढने के बाद एक सीरीज मिली जिसका नाम है फ्रॉम। ये सीरीज थोड़ी डरावनी जरूर है लेकिन काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इसका पहला सीजन 2022 में, दूसरा सीजन 2023 और तीसरा सीजन 2024 में आया, जिसमें इसका टोटल 30 एपिसोड है। इस सीजन को हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे जिसे देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और समझ में भी आएगा। अब ले चलते हैं सीधा इस कहानी में। तो शुरुआत होती है एक टाउन से। दिखने में ये जगह बिल्कुल नॉर्मल थी, लोग भी ठीक ठाक लग रहे थे, यहाँ करीबन सब कुछ था। हाँ, एक बात थी, ये जगह जंगल के बीचों बीच थी और एक सड़क जो यहाँ से गुजरती थी। खैर अब दिन गुजर चुका था, शाम होने वाली थी। शाम होने से पहले हमें एक बॉयड नाम का कैरेक्टर दिखाया जाता है। यहाँ बॉयड इस टाउन का शेरिफ होता है। बॉयड के हाथ में एक घंटा था और उसी घंटे को बजा रहा था। इसका मतलब हमें जल्दी समझ में आने लगता है कि सभी लोग को अंधेरा होने से पहले घर जाना होगा। अजीब बात जरूर थी, लेकिन हर दिन बॉयड की यही ड्यूटी होती थी। इसी टाउन में एक छोटा सा अस्पताल भी था और एक लेडी डॉक्टर भी थी जिसका नाम क्रिस्टी था। टाउन में चाइनीज कपल भी रहता था। एक बड़ी उम्र की औरत एलिजाबेथ, उसके पति साइमन सेन और उसके बेटे केनी। एलिजाबेथ जो थी वो एक काइनर में काम करती थी। उसका पति साइमन जो बीमार रहता था, इसलिए वो अस्पताल में भी रहता था। नर्स और क्रिस्टी उसका ख्याल रखते थे। केनी उसका बेटा इस टाउन का डिप्टी था, वो बॉयड के साथ ड्यूटी करता था। केनी अक्सर अपने पिता से मिलने आया करता था और केनी को क्रिस्टी भी पसंद थी। खैर अभी तक दोनों इतना क्लोज नहीं आए थे, मगर ये जो कहानी इतनी सीधी सादी लग रही है मगर उतनी है नहीं। इसी टाउन में एक बार भी है। अब जैसा कि रात होने वाली है, अब सभी को अपने अपने घर जाना होगा। फ्रैंक नाम का एक आदमी जो इसी टाउन में रहता है, वो शराब पीने बार में आया था। फ्रैंक की पत्नी भी है और एक बेटी भी है। फ्रैंक इतने नशे में था कि वो घर पे नहीं जा पाता और अंधेरा हो जाता है। फ्रैंक की पत्नी इंतजार कर रही थी, मगर मजबूरन उसे दरवाजा बंद करना पड़ता है। खैर ये दोनों माँ बेटी घर में ही होते हैं। बच्ची का नाम मेगन था। उसका कमरा ऊपर था। वो सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई दी, जैसा बाहर कोई हो खिड़की के पास। उस समय मेगन की माँ नीचे थी। मेगन को एक बुजुर्ग औरत की आवाज सुनाई दी जो अंदर आना चाहती थी। मेगन जवाब में कहती है, माफ करना मगर मुझे इजाजत नहीं है। वो अजीब सी बुजुर्ग औरत कहती है कि फिक्र मत करो बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं वादा करती हूँ, पर मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। मेगन छोटी थी, ना समझती, इसलिए वो कार्टन को ऊपर करती है। बाहर वही बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने मेगन के ग्रैंड माँ का रूप लिया था। अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। कहती है कि बेटा मैं तुम्हें बहुत मिस किया। उतने में मेगन की माँ ऊपर आ जाती है। यह सब देखकर वह काफी घबरा जाती है। अपनी बेटी से कहती है, ये तुम्हारी ग्रैंड माँ नहीं है, उसकी बात मत सुनो और खिड़की से दूर हट जाओ। मगर देर हो चुकी थी। उस औरत ने मेगन को अपनी बातों में फंसा लिया था। वो कहती है कि मैं बहुत अकेली हूँ बेटा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? और मेगन बिना सोचे समझे उस खिड़की को खोल देती है और खोलते ही वो बूढ़ी औरत एक खतरनाक राक्षस में बदल जाती है और सिर यहीं कट हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये जगह कोई आम जगह नहीं। इन राक्षसों के अलावा भी इस जगह पे बहुत सी खतरनाक चीजें हैं जो हमें कहानी के साथ साथ पता चलेगी। खैर यहाँ जो लोग हैं अलग अलग जगह से हैं, पर ये सभी यहाँ फंसे हैं, जिसमें से कुछ तो को यहाँ बहुत ही समय हो चुका है। खैर यहाँ इन लोगों को कौन लाया और एक जगह क्या है कोई नहीं जानता, मगर यहाँ इन लोगों ने कुछ नियम बनाए हैं, जिनमें से पहला नियम यही है कि अंधेरा होने से पहले घर में जाना होगा। दरवाजे खिड़की अच्छे से बंद करना होगा, क्योंकि रात को ये दरिंदे बाहर निकलते हैं, मगर एक घरों में ऐसे नहीं घुस सकते। ये तभी आ सकते हैं जब कोई इंसान इनके लिए दरवाजे या खिड़की खोल दे। और इतने चालाक हैं कि इंसान को ये बहला फुसलाकर उनके दिमाग के साथ खेलते हैं। ये अंदर आने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जैसे कि आज मेगन और उसके माँ के साथ हुआ। ये राक्षस और दरिंदे हमारे लिए एक मिस्ट्री रहेंगे, क्योंकि इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है। खैर बैक टू द मेन स्टोरी। तो रात गुजर गए। किसी को इस हादसे के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि कोई रात को बाहर नहीं निकलता। फिर सुबह फ्रैंक यानी मेगन के पिता, जिसने कल रात बार में गुजारी थी, वो अपने घर की तरफ आने लगा। उसके घर के सामने भीड़ थी, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी बॉयड गुस्से में बाहर निकलता है, उस पर चिल्लाने लगता है और मारता है। उसे कहता है कि तुम बहुत लापरवाह इंसान हो। मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम्हारी बच्ची है इसलिए खिड़की पर कील लगाने, तुम्हें तो बस शराब पीनी थी। उसे कॉलर पकड़कर ऊपर ले जाता है और कहता है, नशा करने का बहुत शौक है ना, तो देख लो तुम्हारे वजह से क्या हुआ। जब कमरे में अपनी बेटी और पत्नी की कटी हुई लाशें देखता है तो रोने लगता है। वो उनकी तरफ देखने से भी इनकार कर रहा था, मगर बॉयड को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। बार बार उसे कह रहा था कि अपनी आंखें खोलो और देखो, इन्हें ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इन सब के जिम्मेदार तुम ही हो। अगर तुमने मेरी बात मानी होती, खिड़की को अच्छी तरह से बंद किया होता, तो आज ये ना मरते। फ्रैंक दुखी तो बहुत था, रो रहा था, मगर अब क्या हो सकता है। बॉयड वहाँ से बाहर आता है और पादरी से कहता है कि तुम संभालो। ये पादरी भी कहानी का आम हिस्सा है। अब जैसा कि हम जान गए हैं कि यहाँ खतरा किस चीज से है, मे बी ये सभी यहाँ फंसे हैं, यहाँ से नहीं निकल
सकते हैं। ऐसा क्यों है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर इन्हें सुरक्षित रहना है तो इन्हें खिड़कियां और दरवाजे बंद करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इनके पास पत्थर का ताबीज भी होना चाहिए। इस पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा होता था। हर किसी को तो ताबीज अपने घर के अंदर लगाना होता है, हमेशा से ऐसा नहीं था। ये लोग ऐसे नहीं रहते थे। अक्सर जब कोई यहाँ फंस जाता उसे तो पता भी नहीं होता था कि रात को ये दरिंदे निकलते हैं। ये मिलजुल कर भी नहीं रहते थे, जिंदा रहने की कोशिश करते थे। लेकिन जब बॉयड आया उसने सबको एक किया। उसने एक कानून वाला सिस्टम बनाया, मगर फिर भी हर इंसान को सोच एक जैसे नहीं होती थी। वहाँ रहने वाले जादू लोगों ने कम्युनिटी में रहने के बजाय कॉलोनी बनाने का तर्ज दी। कम्युनिटी का लीडर बॉयड और कॉलोनी वाले जो इनसे थोड़ा दूर रहते थे, उनकी सोच इनसे थोड़ी अलग थी। वो एक आजाद जिंदगी गुजारते थे। जार्ड डोना नाम की एक औरत है और वहाँ बॉयड का एक बेटा भी है। ऐसा यहाँ क्या हुआ होगा जो ये लोग दो ग्रुप में बट गए होंगे, ये तो आने वाले कहानी में पता चलेगा। ये हादसा होने के बाद बॉयड आता है कॉलोनी वालों के पास और डोना से इजाजत मांगता है कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। अब ऐसा था कि अगर कोई कॉलोनी में रहता था तो वह कम्युनिटी वालों के पास नहीं आ सकता था। अगर कोई कम्युनिटी में रहता था तो वह कॉलोनी वालों के साथ नहीं रह सकता था। ये फैसला इन्हें शुरुआत में ही करना पड़ता था। रिकी यहाँ काफी समय पहले से रह रहा था और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। रिकी को पेंटिंग का बहुत शौक था, मगर बॉयड और रिकी के बीच का रिश्ता अच्छा नहीं था। कुछ तो हुआ था जो रिकी अपने पिता की शक्ल देखना नहीं चाहता था, और ऐसा क्या हुआ था वो भी बाद में पता चलेगा। फिर बॉयड रिकी के पास आता है और उसे हादसे के बारे में बताता है कि फ्रैंक की बेटी और पत्नी की डेथ हो गई है और अच्छा ही होगा कि उनके फ्यूनरल पर आओ। रिकी कुछ नहीं कहता, बॉयड वहाँ से चला जाता है। अब हम कहानी के कुछ अहम लोगों से मिलने। परिवार, आदमी का नाम है जिम मैथ्यू, पत्नी का नाम टेबिता, बेटी जूली और बेटा ईथन। ये लोग वेकेशन पर निकले थे अपनी आरबी में और काफी खुश भी लग रहे थे। चलते चलते ये हाईवे से उतर जाते हैं। ये सड़क जंगल के बीच से गुजरती थी। खैर कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद इन्हें रुकना पड़ता है क्योंकि इनके सामने सड़क पर एक पेड़ गिरा था। ये लोग हैरान थे। नीचे उतरते हैं। जिम कहता है कि कल रात तूफान आया होगा और हवा से पेड़ को उखाड़ लिया। भारी भरकम पेड़ था और हटाना मुश्किल था, कोई शॉर्टकट भी नहीं था। ये लोग सोच रहे थे तो करे क्या, क्योंकि इनके पास एक ही रास्ता था, वापस जाने का रास्ता। ये बातें चल रही थी कि तभी वहाँ ढेर सारे कौवे वहाँ आते हैं। वो आवाजें निकाल रहे थे जिससे वहाँ का माहौल थोड़ा डरावना सा बन गया। टेबिता को डर लग रहा था, उसे बच्चों की भी फिक्र थी। जिम से कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। टेबिता की बात मानकर जिम गाड़ी में बैठकर निकलता है और वापसी का रास्ता अपनाता है, मगर ये कोई आम हादसा नहीं था। कई घंटे गुजर जाते हैं मगर ये लोग हाईवे नहीं पहुँच पाते। टेबिता जिम से कहती है कि तुम रास्ता भटक गए हो। जिम कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि इसके अलावा और कोई सड़क नहीं है और मैं बस इसी पर ड्राइव कर रहा हूँ। ये लोग और इंतजार करते हैं मगर हाईवे नहीं आता, बल्कि ये लोग पहुँच जाते हैं उसी टाउन में। उसी टाउन में आता इन्हें देख टाउन के लोगों को हैरानी होती है, और हो भी क्यों ना, एक बार इस टाउन में जो आ गए तो यहाँ से निकल था नामुमकिन था। जिम के परिवार को इस बात के कोई अंदाजा नहीं है, मगर टाउन के लोगों को था। ये देख के कि वहाँ फ्यूनरल चल रहा है, जिम अपने पत्नी और बेटी बाकी सबको गाड़ी में रहने को कहता है। खुद नीचे उतरता है ताकि किसी से रास्ते के बारे में पूछ सके। वाइट सारे लोगों से कहता है जैसा कि हमने नियम बनाए हैं तुम में से कोई उनसे बात नहीं करेगा। फ्यूनरल खत्म होने के बाद जिम टाउन के लोगों से बात करने की कोशिश करता है, मगर हर कोई उसे नजरअंदाज कर रहा था। जिम और उसके परिवार को ये बात बहुत अजीब लगती है, मगर तभी बॉयड आता है तो पूछता है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। जिम उससे कहता है हाँ, बस हमें हाईवे का रास्ता दिखा दें। बॉयड उससे पूछता है कि तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे साथ है। जिम हाँ में जवाब देता है। बॉयड उससे कहता है बस सीधा चलते रहो और तुम खुद देख लोगे। जिम उसे शुक्रिया कहकर चला जाता है। टेबिता काफी परेशान थी। जिम से पूछती है कि क्या कहा उसने, तो जिम कहता है कि उसने कहा कि सीधा चलते रहो, हम पहुंच जाएंगे। हालांकि जिम उसका परिवार उस रास्ते पे काफी घंटों से ड्राइव कर रहे थे। फिर एक बार वो उसी रास्ते पे जाने लगे। कुछ समय बाद ये उसी टाउन में पहुंच जाते हैं। इन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था। टेबिता जिम पर गुस्सा करती है कि कहीं न कहीं तुमने यू टर्न लिया होगा, भला ऐसे कैसे हो सकता है, जब हम आगे जा रहे हैं तो ये टाउन पीछे रह जाना चाहिए। जिम को पूरा यकीन था कि ये पूरा सीधे जा रहा है। दोनों की बहस शुरू हो जाती है। जिम रुकता नहीं है और उसी टाउन में आ जाता है। अब तो सभी का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं था। ये लोग काफी घबरा जाते हैं। टाउन वालों को तो पता था कि चल क्या रहा है, मगर वो इनकी कोई मदद नहीं करते। मगर टाउन में रहने वाली सेरा की इन पर नजर थी। जिम अब भी ड्राइव कर रहा था। खैर टाउन में थोड़ा दूर जाने पर उनके सामने एक गाड़ी आ जाती है। टेबिता कहती है हमें इन लोगों से पूछना चाहिए, मगर बजाय इसके कि ये लोग वहाँ रुकते हैं, रुककर पूछते उसी कार से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। आरबी उलट जाती है और संभलते ही जिम अपनी पत्नी और बच्ची को आवाज देता है। टेबिता और ईथन तो बेहोश, जूलिया ठीक थी, बस थोड़ी घबराई हुई थी। जिम बुरी तरह से
फंसा था और ईथन के पैर में एक राड जा चुका था, जिसे देखने के बाद तो जूलिया की तबीयत तो खराब होने लगती है। हमें वो दूसरी गाड़ी दिखाया जाता है, उससे एक आदमी बाहर निकलता है जिसके सर पे चोट आई थी। टाउन में बॉयड और केनी आरबी के लिए ट्रैप सेट कर रहे थे ताकि वे लोग रुक जाएं। इन्हें दूसरी गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता था, मगर वो जख्मी लड़का वहाँ लड़खड़ाते हुए वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें एक्सीडेंट की खबर देता है। मुसीबत ये थी कि अब शाम होने वाली थी। उन अंधेरे में क्या निकलता है वो तो हम जानते ही हैं। बॉयड केनी से कहता है, अब तुम इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ क्रिस्टी के पास। मैं उन लोगों की मदद के लिए जा रहा हूँ। इससे वहाँ पहुँचकर तुम भी वहाँ आना और अपने साथ कुछ लोगों को भी साथ लाना, खासकर क्रिस्टी को। जिम की हालत बुरी थी, वो खुद को निकाल नहीं पा रहा था। बॉयड एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुँचता है तो देखता है कि उस एक्सीडेंट वाली गाड़ी में एक और आदमी था। उसका नाम जेट था। जेट ने किसी तरह का ड्रग्स भी ली थी और एक्सीडेंट की वजह से उसके दिमाग पर असर भी हो चुका था। इसलिए बॉयड उसे कार के साथ हेड कैप लगा देता है ताकि वो कहीं जा ना पाए और वो खुद आरबी की तरफ भागता है। जिम से कहता है, देखो घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया हूँ और अब और सभी लोग आने वाले हैं। मैं आहिस्ता से आरबी के अंदर आऊंगा और तुम लोगों की मदद करूंगा। ये सुनकर जिम को थोड़ी राहत मिलती है। बॉयड जैसे ही आरबी के अंदर आता है, पहले तो वो टेबिता की पल्स चेक करता है क्योंकि जिम को अभी तक नहीं पता था कि वो जिंदा भी है या मर चुकी है। मगर बॉयड कहता है, ये तो ठीक है, बस होश में नहीं है। फिर वो नीचे जाता है और कहता है कि ईथन काफी जख्मी है। खैर बॉयड सबको डराना नहीं चाहता था, इससे पहले वो जूलिया को बाहर निकालता है। वहाँ टाउन में कैनिस पहुंचकर इस हादसे के बारे में सबको बताता है कि हमें मदद के लिए जाना होगा, खासकर क्रिस्टी को जो कि एक डॉक्टर है। केनी रिकी से भी कहता है कि तुम्हारे पिता वहाँ हैं, तुम्हें मदद के लिए जाना चाहिए। रिकी कुछ देर सोचता है मगर फिर भी वो उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। शाम होने से पहले वो लोग हादसे वाले जगह पर पहुँच गए। क्रिस्टी पहले तो जेट को देखने जाती है, मगर साफ लग रहा था कि उसने किसी तरह का ड्रग ली है, इसलिए वो अपनी होश में नहीं था। जेट जिसे भी देखता था कहता था, तुम कितने खूबसूरत हो। जेट के दोस्त को हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। तेरा नाम की लड़की वो कुछ तो जानती थी, इसलिए वो वहीं पर थी और उस लड़के का ख्याल रख रही थी। इसके बाद जेट केनी और बॉयड केनी को आरबी से निकाल देते हैं और उसे जूलिया के पास ले जाते हैं। डेविता को अभी तक नहीं बताया गया कि उसका बेटा बुरी तरह से जख्मी है, मगर अब अंधेरा होने में 40 मिनट बाकी था। केनी बॉयड से पूछता है, अब क्या करें? असल में वो जख्मी ईथन को नहीं ले जा सकते थे। बॉयड जिम को निकालता है, उससे कहता है, हमें तो तुम्हारे बेटे का इलाज यहीं पर करना होगा, तुम अपनी पत्नी और बेटी को टाउन भेज दो। जिम उसकी बात मानकर उसे मना लेता है। बॉयड बाकी सबको भेज देता है, सिर्फ क्रिस्टी, जिम और बॉयड वहाँ पर रहते हैं। जिम को कोई अंदाजा नहीं था कि ये जगह कैसी है। अगर बॉयड उसे बताता भी तो उसे वो पागल ही समझता। वहाँ टाउन में सेरा उस जख्मी लड़के के करीब आकर कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और इसी के साथ वो उसे मार देती है। हालांकि वो उसे मारते समय बहुत रो रही थी, मगर वो रुकती नहीं है। मगर और तो और वो एक खिड़की भी खुला छोड़ देती है। केनी, रिकी और फादर सभी लोग, जिसमें एक जेट भी शामिल था, अंधेरा होने से पहले सभी को ला रहे थे। बॉयड, क्रिस्टी और जिम आर्मी में चले जाते हैं। क्रिस्टी ईथन का इलाज शुरू करती है। अचानक से उसे दौड़ा पड़ता है, मगर क्रिस्टी उसे संभालती है। टाउन की तरफ जाने वाले लोग अंधेरा होने से पहले पहुंच सकते थे, मगर वो ट्रैप जो बॉयड और केनी ने लगा रहे थे हटाना भूल गए थे। इसी वजह से उनका गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अब वो सही सलामत वहाँ पहुँचते हैं कि नहीं, ये आगे कहानी में पता चलेगा। अब अंधेरा हो चुका था। बॉयड आरबी के विंडो को कवर कर रहा था। ये बात जिम को अजीब लगती है कि बॉयड उस दरवाजे पर ताबीज भी लगा देता है। ईथन को दोहरा भी पड़ा, मगर क्रिस्टी उसे संभाल लेती है। जब बॉयड बाहर झांकता है तो देखता है कि वो दरिंदे इंसानी रूप में इधर इस तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ इस सीजन के सारे एपिसोड का अंत होता है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपडेट जल्दी मिलेगी।